अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर कायद में, रोशनियों के शहर में, साहिल से खेलती हवाओं के शहर में। इस शहर के बेशुमार हवाले हैं कि अगर उनका जिक्र करती चलूं तो शायद प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और वो हवाले ख़त्म ना हो। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जैसा कि आप जानते हैं कि तारीख़ी हक़ाइक़ पर बात की जाती है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं और उसकी वजह यही है कि साल का आगाज़ हो चुका और नए साल की आमद पर वो तमाम दुआएं जो इस वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए और तरक्की के लिए की गई सब कबूल व मंजूर हों। और इस नए साल के आगाज़ पर हम एक तजदीद वफ़ा के हवाले से इस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन कौम को ख़राज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम ना सिर्फ कायद की शख्सियत के हवाले से बात करेंगे बल्कि उन तमाम जगहों पर आपको लिए चलेंगे जहाँ पर उन्होंने अपने बचपन को गुजारा, जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई और उनसे रिलेटेड जितनी भी मालूमात हम आपको अपने इस प्रोग्राम में दे सकेंगे वो ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि उनके हवाले से अगर हमें अथॉरिटीज़ से मिलने का मौका मिलता है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जो उनके हवाले से हमें बेहतर मालूमात दे सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम यकीनन सबके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये बात है मेरे और आपके कायद की जो हमारे मोहसिन हैं और हमारे अजीम लीडर हैं। नाज़रीन, मज़ार कायद की मरकज़ी इमारत के गिरदा गिर्द वसीओ अरीज़ अहाता है जिसको सब्ज़ कतात में तकसीम किया गया है। इन सब्ज़ कतात में पौधों को एक ख़ास तरतीब से अरेंज किया गया है और इनकी तराश खराश पर ख़ास तौर से तवज्जो दी गई है। इन सब्ज़ कतात के साथ आबी गुज़रगाहें भी तामीर की गई हैं और उन आबी रास्तों के सामने एक बहुत तवील चबूतरा दिखाई देता है जो कुशादा भी है। उस चबूतरे के सामने सीढ़ियां हैं जिनको तय करने के बाद आप उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जहां पर मज़ार कायद की मरकज़ी इमारत मौजूद है। अब हम आपको लिए चलेंगे उस मरकज़ी इमारत की जानिब और हाज़िरी देंगे मज़ार कायद पर और फातिहा ख़ानी भी करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं मज़ार कायद की जानिब। नाज़रीन, मज़ार कायद पर साल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तीनों फोर्सेस को तैनात किया जाता है। साल के पहले 4 महीने पाक आर्मी के लिए मुख्तस हैं, जबकि दरमियानी 4 महीने यहाँ पर नेवी अपनी खिदमात अंजाम देती है और आखिरी 4 माह में यहाँ पर फ़िज़ाइया को तैनात किया जाता है। और अभी आपने देखा भी कि यहाँ पर पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने कायद-ए-आज़म के मज़ार पर सलामी भी पेश की। ये यहाँ के रोज़ के मामूलात में शामिल है कि सुबह शाम ये जवान कायद-ए-आज़म की अक़ीदत में, उनकी मोहब्बत में, उनके एक अजीम कारनामे की बुनियाद पर सलामी पेश करते हैं। मज़ार कायद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की आखिरी आरामगाह तो है ही, लेकिन दुनिया भर में ये इमारत कराची की पहचान भी है, जिसकी तामीर 1960 के अशरे में पाया तकमील को पहुंची। इस इमारत को देख के एक जो पहला ख्याल वो यही था कि इस इमारत को तामीर करते वक्त शायद कायद-ए-आज़म की शख्सियत को मद्देनज़र रखा गया था। ये इमारत बहुत अज़ीमुश्शान है, बिल्कुल मेरे कायद की तरह। इस इमारत के दरवाज़े बहुत कुशादा हैं, बहुत बुलंद हैं। हमारे कायद भी तवीलुल कामत थे। इसी तरह से यहाँ पे जो इमारत की कुशादगी और फराखी दिखाई देती है ये मेरे कायद के कल्ब की मानिंद दिखाई देती है। तो शायद इसको तामीर करते हुए उनकी शख्सियत को सामने रखा गया था। आप देख सकते हैं इस इमारत में चारों जानिब आपको दरवाज़े दिखाई दे रहे हैं और बहुत बुलंद इमारत है जिसके दरमियान में गुंबद है और उस गुंबद से दिखाई देता एक बहुत ही खूबसूरत शैंडिलर है जो 23 दिसंबर 1970 को चीन के मुसलमानों की जानिब से बतौर तोहफा भेजा गया था, जिसका तसलसल बरकरार रखते हुए 2016 में भी चीन की हुकूमत की जानिब से एक नया फानूस तोहफतन पेश किया गया, जिसका इफ्तिताह सदर ममनून हुसैन ने किया। नए फानूस में 8.5 किलोग्राम से जायद सोना इस्तेमाल हुआ। इस 26 मीटर लंबे और 1.2 टन वजनी फानूस की लागत 22 करोड़ रुपए बताई जाती है। वो जगह जहाँ पर कायद-ए-आज़म का तावीज़ है कब्र का, उसके अतराफ़ में खूबसूरत स्टील के जंगले
नस्ब किए गए हैं। दरवाज़ों से बाहर आहनी रास्ते हैं और उन आहनी पैनल्स के साथ ही वुडन दाखिली जो है वो हमें रास्ता दिखाई देता है, जिस पर लकड़ी का बहुत ही उम्दा काम किया गया है। इन चारों दरवाज़ों में 3-3 दाखिली रास्ते हैं, लेकिन खोला सिर्फ एक को ही गया है। और यहाँ पर भी वही आप देख सकते हैं कि सफ़ेद मरमर को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसमें काला पत्थर इस्तेमाल करके इस जगह की खूबसूरती को बढ़ाया गया है। इस इमारत के बीचों बीच आपने देखे कि बहुत कुशादा दरवाज़े हैं और बहुत बुलंद भी। तो उन बुलंद दरवाज़ों के दरमियान में 4 छोटे दरवाज़े भी मौजूद हैं। इन दरवाज़ों को मुकफ़्फ़ल कर दिया गया है और कहा जाता है कि ये तमाम दरवाज़े नीचे बेसमेंट में जाते हैं, और बेसमेंट को इसलिए तैयार किया गया था कि एक्चुअल जो मरकज़ है वो बेसमेंट में है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि ये कब्र का तावीज़ है जो कि ऊपर अवामुन्नास के लिए तामीर किया गया। वो यहाँ आते हैं और सलामी पेश करते हैं, दुआ करते हैं और फातिहा ख़वानी करते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको लिए आए हैं वज़ीर मेंशन के बिल्कुल सामने, और वज़ीर मेंशन वो इमारत है जहां पर कायदे आज़म की पैदाइश हुई थी। ये फ्लैट जिस जगह पर वाक़े है वो खारादर कहलाती है, और खारादर के बारे में बहुत ही एक दिलचस्प रिवायत है कि कदीम ज़माने में जब इस शहर के गिर्द फसील कायम की गई थी तो 2 दरवाज़े यहाँ पर तामीर किए गए थे, जिनमें एक खारादर था जिसका रुख समुंदर की साइड पर था, जबकि दूसरा दरवाज़ा नदी की तरफ था जिसको मीठादर कहा जाता था। यहाँ खारादर में कायदे आज़म की पैदाइश के हवाले से कुछ इख्तलाफात भी मौजूद हैं। वो इख्तलाफात किस नौयत के हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको मिलवाएं कुछ ऐसे अशख़ास से जो इस हवाले से आपको मुस्तनद मालूमात भी दे सकते हैं। तो इस वक्त हम आपको लिए चलेंगे वज़ीर मेंशन की अंदरूनी इमारत में, जहाँ पर यकीनन आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कायदे आज़म की ज़ात से ख़ास तौर से मंसूब हैं और यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का पहलू भी लिए होंगी। तो आइए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर मेंशन के अंदर, और अभी हम आपको लिए चलेंगे उस हिस्से में जहाँ पर कायदे आज़म की रिहाइश थी। ये दफ्तरी पोर्शन है जहाँ पर उनकी चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, वो पहले फ्लोर पर है। तो हम आपको वहाँ पर लिए चलेंगे और मिलवाएंगे मुनीर हुसैन ख़याल साहब से, जो कायदे आज़म की बर्थ प्लेस के इंचार्ज ऑफिसर हैं। तो आइए हमारे साथ उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऊपर क्या है हम सब के लिए। नाज़रीन, ज़ीना तय करने के बाद हम एक छोटे से पैसेज में आ जाते हैं, और आप देखें कि ये यहाँ पर रेलिंग लगाई गई है और हमें बताया गया है कि ये उसी वक्त की लकड़ी से तैयार की गई है और ये ज़माने कदीम ही से ताल्लुक़ रखती है। और आज भी आप इसकी हालत देख सकते हैं कि ये कितनी मजबूती के साथ मौजूद है। इस पैसेज के सामने एक दरवाज़ा है जहाँ से हम मेन कमरे में दाखिल होते हैं वज़ीर मेंशन के, और आप इसका दरवाज़ा भी अगर देखते हैं तो इसकी लकड़ी भी आपको बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती है जैसे कि ये अभी तैयार करके यहाँ पर नस्ब किया गया हो, लेकिन ये अहद कदीम ही से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पर मुनीर ख़याल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये तमाम जगह कौन कौन सी चीज़ें प्लेस की गई हैं और कब कब इनका किस ज़माने से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बताइए। मेरा नाम मुनीर हुसैन है, कायदे आज़म बर्थ प्लेस ऑफिसर इंचार्ज। और आप जिस इमारत में खड़ी हैं, इमारत 1860 में तामीर हुई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब ने ये रेंट पे ली थी, ग्राउंड+2। सही। आप जिस रूम में आप खड़ी हैं, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब के सिटिंग रूम थे, यानी बिजनेसमैन कम्युनिटी आती थी, यहाँ पे बिजनेस की टॉक्स होती थी। और ये जो सोफ़े नज़र आ रहे हैं ये 140 साल पुराने हैं। सही जी, आप ये देख सकते हैं कि ये जो सोफ़ा जात हैं, ख़याल साहब का कहना है कि ये 140 साल पुराने हैं। और थोड़ा सा हमें आप वाज़े करें कि अभी आपने कहा कि ये पूजा जिन्ना ने इसको रेंट पे लिया था, तो इस हवाले से कुछ मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं कि ये उनकी जाए पैदाइश नहीं है कायदे आज़म की, या इससे पहले वो कहीं और मुकीम थे। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, बहुत से ऐसा है कि लोगों ने निसाब में पढ़ के झिरक में पैदा हुए, राइट। तो 1953 में गवर्नर ने ये जो घर है ये एसिड पाकिस्तान ने अपने एसिड ले लिया था, और फातिमा जिन्ना ने अपनी एक तकरीर में कहा कि मेरे भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वज़ीर मेंशन कायदे खारादर में पैदा हुए। तो ये क्यास राइयाँ ख़त्म दम तोड़ देती हैं, क्योंकि बहन ने कहा ना, अगर कोई दूसरा तीसरा कहे तो वो तो नहीं कह सकता। सही।
तो अभी हम आपको आगे लिए चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमें ख्याल साहब क्या दिखाने वाले हैं और कायद आज़म का तर्ज रिहाइश क्या था। आपको ये जो चेयर नज़र आ रही है फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर है। कायद आज़म 1947 से 1948 तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रही, इसे कैबिनेट चेयर कहा जाता है। और जो मेरे अकब में आपको चेयर नज़र आ रही है ये स्टडी टेबल था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। अच्छा, ये जो आपने बताया कि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल चेयर है, तो ये कहाँ पर रखी गई थी? ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर है, तो फर्स्ट जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ पहली चेयर ये थी कायद आज़म जिस पे बैठे। नहीं, मेरा पूछने का जो एक मतलब है वो ये है कि गवर्नर जनरल की चेयर है, तो ये किसी गवर्नर हाउस में थी या इसी? नहीं, ये हमारे फ्लैग हाउस में थी, वहाँ से यहाँ पर इनको यहाँ पे किया गया, वहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठते थे। और ये जो आपको बुक्स नज़र आ रही हैं लॉ से रिलेटेड, ये हमारे पास 200 साल पुरानी बुक्स हैं। अब इसमें से आया मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास एक जो बुक है, आप इसकी डेट कर सकती हैं, 1865 की बुक मौजूद है हमारे पास, 1830 की भी है, 1834 की भी बुक्स मौजूद है हमारे पास। और ये ओरिजिनल टेबल स्टडी टेबल है, यहाँ पे बैठ के लेट नाइट तक कायद आज़म स्टडी किया करते थे। सही सही सही, यानी कि वो जो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि वो रात देर तक जागते थे, उनकी बहन कहती थी कि ना पढ़ा करें आप इतनी देर तक, तो ये वो चेयर है और ये वो टेबल है जहाँ पर वो पढ़ा करते थे और वो कहते थे कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं। ये वो रूम है जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए। ये उनकी जाए पैदाइश का बेड है और ये सोफे हैं उनकी वालदा का नाम था आसिया आमना, प्यार से मिठी बाई कहा जाता था। अच्छा, ये 7 बहन भाई थे यहाँ। सबसे बड़े भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे, छोटे अहमद अली, बंदे अली और रहमत अली। 3 बहनें थी, शीरी जिन्ना, मरियम जिन्ना, लास्ट वन फातिमा जिन्ना। और ये जो कारपेट नजर आ रहा है आपको, इसकी एज 160 साल देख सकते हैं आप ये कारपेट जिनके बारे में बताया गया कि ये 160 साल पुराना है। ये सोफे भी 160 साल पुराने आपके पास हैं और ये पूरा फर्नीचर उनकी वालदा के इस्तेमाल में था। सही, यानी कि ये उनकी वालिदा का रूम था जहाँ पर कायद आज़म की पैदाइश भी हुई थी और ये वो बेड भी आप देख सकते हैं। ये इनका फर्स्ट फ्लोर था जहाँ पर ये तकरीबन 2 रूम्स हैं, तीन रूम, ये 3 रूम्स का फ्लोर था। और अब इन 3 रूम्स के ऊपर जो है वो कायद आज़म से स्पेसिफिक जो कुछ चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, हम वो देखते हैं। जी जी, फर्स्ट फ्लोर नाज़रीन आप देख चुके। अब हम जीने के ज़रिए जा रहे हैं ऊपरी फ्लोर की जानिब जहाँ पर मखसूस सामान है कायद आज़म के हवाले से, लेकिन रास्ते में मैं आपको ये दिखाती चलूँ कि कुछ तस्वीर भी हैं जो कायद आज़म की हैं। ये पहली तस्वीर में कायद आज़म फातिमा जिन्ना के साथ खुशगवार से मूड में हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि अगली तस्वीर पॉलिटिकल है जहाँ पर महात्मा गांधी के साथ कायद आज़म मसरूफ़ गुफ्तगू दिखाई दे रहे हैं और कोई बहुत सीरियस मामला है शायद जिसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस तस्वीर के हवाले से मैंने एक दिलचस्प बात भी पढ़ी थी कि देखने में बज़ाहिर यही लगता है कि कोई बहुत ही गंभीर मौजूद जिस पर डिस्कशन की जा रही है, लेकिन कहते हैं कि दोनों बहुत लाइट मूड में थे और एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ़ थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो है ये। इस तस्वीर में कायद आज़म के साथ बहुत से आपको लीडरान दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग में एक मुतहर्रिक किरदार अदा किया। और ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब क़याम पाकिस्तान के बाद इज्तिमाई नमाज अदा की गई थी शुक्राने के तौर पर, और ये बहुत ही यादगार तस्वीर है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अब हम जा रहे हैं ऊपर के फ्लोर की जानिब और देखते हैं वहाँ पर कायद आज़म के इस्तेमाल का ज़ाती फर्नीचर और अशिया। जो इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं ऊपर के फ्लोर के पहले रूम में और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं और जानने को हम भी बेताब हैं और आप भी कि यहाँ पर कौन से ऐसे नवादरात हैं जो कायद आज़म से मुताल्लिक़ हैं। पुराने पाक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ज़ियारत कर लीजिए आप भी। और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एज ए सुविनर मारवाड़ी जमात खाने ने गिफ्ट किया था। सलवाटा जमात खाना है, ये छड़ी उनके इस्तेमाल में थी, ये गोंद, ये बैरिस्टर कोट, और ये जो बैरिस्टर कोड आपको नज़र आ रहा है ये इसकी 1897 का है। और ये जो आपने बताई कुछ चीज़ें ये उनकी इस घर की जो रिहाइश थी उसके दौरान की सब चीज़ें? नहीं, ये तो जब लंदन में थे ना तो उस दौरान में ये उनके इस्तेमाल में थे। देखें कितने स्लिम थे कायद आज़म मोहम्मद अली जी। बिल्कुल। अच्छा, ये कोट इस 1897 का है, ये बैरिस्टर कोट। और सबसे देखें यूनिक ये स्कूल बैग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। अच्छा जी, सबसे दिलचस्प चीज़ कि उनका स्कूल बैग भी यहाँ पर मौजूद है। और ये देखें इस पे लिखा हुआ M.A. जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो भी चीज़ थी, वो शर्ट हो कमीज़ हो, उस पर एक ब्रांड लिखते थे, वो M.A. जिन्ना। सही, यानी कि M.A.J. तहरीर है इसके ऊपर जिसका मतलब है मोहम्मद अली जिन्ना। और यहाँ पर कुछ टाइज भी हैं। बिल्कुल, ये उनके इस्तेमाल में टाइज भी हैं।
اور یہ کلف والی کالر اور یہ کیا چیز ہے یہ جو یہ پیچھے؟ اسکول سلیش. اچھا اسکول بینڈ یا جو موسٹلی جو دیا جاتا ہے. یہ کلف والی کالرز ہیں، یہ الگ سے لگتی تھیں اور یہ پیرس سے آئی ہیں. دیکھیں اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے تو اس کو یہ پیرس سے، جتنے بھی میں نے آپ سے کہا ان کے کپڑے اسٹریچ ہوتے تھے وہ پیرس سے ہو کر آتے تھے. اچھا یہ کہ سلائی وہاں پہ کروائی جاتی تھی. صحیح، یعنی کہ لارڈ آف رچ تھے قائد اعظم محمد علی جناح. یہ نہیں تھا کہ بالکل وہ تھے، لارڈ آف رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے وہ. یہ ان کا کوٹ ہے اور یہ پینٹ کوٹ دیکھیں آج بھی یہ سٹائل چل رہا ہے پینٹ کوٹ کا. اور یہ جوتے آج بھی آپ دیکھیں ہوں گے آرٹیکل چل رہے ہیں. بالکل بالکل. اور اب قائد اعظم کے ذوق کا تو اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ وہ بہت نفیس ذوق رکھتے تھے. اس میں تو آپ ان کا کوئی بھی دیکھتے ہیں پکچر تو اس میں دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح کی نفاست تھی ان میں، ان کی سوچ میں، ان کے لباس میں دکھائی دیتی تھی. اور یہ رتی جناح کا فرنیچر ہے، اس کی یہ بیفور 102 ایئرس 102 سال پرانا فرنیچر ہے. کہ آپ دیکھیں یہ ڈریسنگ ٹیبل ہے جو کہ رتی جناح کی ہے اور آپ اس کو دیکھیں اس قدر خوبصورت اس کا سٹائل ہے کہ شاید آج کے زمانے میں بھی کوئی اس طرح کی ڈریسنگ ٹیبل کہیں پر مجھے دکھائی نہیں دی ہے. تو آپ اس کو دیکھیں اور اس وقت کا ذوق بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل ہے. جب وہ یہاں پر خود کو دیکھتی ہوں گی تو کیا بات ہے جی، کیا زبردست چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ سینٹر ٹیبل اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں تو سینٹر ٹیبل میں بھی پارٹیشنز ہیں، مطلب 3 فلور پر یہ ٹیبل ہے اور اس کی خوبصورتی کے شیشے کا کام بھی ہے اور یہاں پر کارونگ بھی کی گئی ہے. اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ جوتے اس ایریے میں ممنوع ہیں. یہ خیال صاحب نے مجھے بطور خاص اجازت دے دی کہ میں ایسے ہی یہاں پر آ سکتی ہوں، لیکن الاؤڈ نہیں ہے. آپ اس چیئر کو اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں کارنر چیئر ہے. ہمارے ہاں ایل شیپ صوفاز کی ٹرینڈ جو ہے وہ بہت بعد میں آئی. تو آپ اس کو دیکھیں تو یہ بھی جس طرح کا فرنیچر یہاں پر موجود ہے اگر اس کو دیکھیں تو یہ اس زمانے کا ایل شیپ صوفہ بھی ہے. دیوان بھی آپ نے دیکھا اور دیوان کے ساتھ جو سب سے خوبصورت چیز مجھے دکھائی دی کہ یہ ایک چھوٹی سیٹی ٹائپ چیز ہے یا ایک سنگل سیٹر ہے. اس کی خوبصورتی کو بھی آپ دیکھیے. اور ہمارے ہاں بھی اسی ٹائپ سے ڈفرینٹ ٹرینڈز ہیں لیکن اس طرح سے سنگل جو سیٹیز ہیں وہ بھی اویلیبل ہے آج اور یہ اس زمانے کا یہاں پر موجود ہے. تو آگے چلتے ہیں نیچے جہاں پر اب لائبریری موجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم خیال صاحب سے پوچھتے ہیں. جی اس وقت ہم موجود ہیں ایک لائبریری میں. یہ لائبریری کب عمل میں آئی، اس سے پہلے یہاں پر کیا تھا، ہم خیال صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. جی جینا پوجا جی کے دور میں یہ گودام ہوا کرتا تھا. یہ ان کے کپڑے کا گودام تھا، اسکن اور کپڑے کا. اس کے بعد ہم نے اس کو لائبریری کی شکل دے دی گئی اور یہ اس وقت لائبریری ہے قائد اعظم اس گودام کی شکل سے. اچھا، اور یہ جو آپ نے کہا کہ لائبریری آپ نے اس کو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے اس سے منتقل کیا تو یہ کس ٹائم پہ کی گئی تھی، مطلب کتنا عرصہ گزر چکا ہے اس کو؟ یہ 77-76 میں یہ شیپ دی گئی. صحیح. تو اس لائبریری میں کون سی کتب موجود ہیں؟ اس میں مختلف تاریخی کتب ہیں، کچھ قائد اعظم محمد علی جناح کی کچھ تاریخ کے حوالے سے ہیں اور اب ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں. ابھی اس کو اوپن ڈپارٹمنٹ میں نہیں کیا، اس کو انشاءاللہ آفٹر 2-3 منتھ ہم اس کو اوپن کریں گے. تو اس میں ابھی آپ نے جو حوالہ دیا قائد اعظم کی کتابوں کا تو اس کے لیے وہ کتنی بکس ہیں یہاں پر جو قائد اعظم کے ذاتی استعمال کی تھیں، کیونکہ وہ خود ایک لائر تھے اور ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. لائر سے جو ہے ہمارے پاس تقریباً 1000 بک پڑھی ہے ان کی. صحیح. جی. اور یہاں میں آپ کو ایک اسپیشلی بات بتاتا چلوں نیلسن منڈیلا کی. وہ یہاں تشریف لائے تھے. جس ٹیبل پہ آپ بیٹھی ہیں یہاں نیلسن منڈیلا بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے فیڈ بیک یہاں پہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میری جو آئیڈل پرسنالٹی ہے نا وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دشمن بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے اور کیا کہتے ہیں کہ گروں تو اس طرح سر بلند کہ ہار کر میرا دشمن مجھے سلامی دے. تو ان کی شخصیت میں کچھ خاص بات تھی کہ ہر خاص و عام یہاں تک کہ انگریز اور ہندو بھی ان کی عظمت کو سلام کرتے تھے. اور یہ ٹیبل جیسا کہ ابھی خیال صاحب نے بتایا کہ یہاں پر نیلسن منڈیلا جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں بذات خود، وہ آتے ہیں اور یہاں پر کمنٹ لاگ میں خود تحریر کر کے جاتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی. He is asking
کہ میری آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے نا وہ قائد اعظم جی وہ کہتے ہیں کہ ان کی آئیڈیل پرسنالٹی قائد اعظم تھے. تو یہ وہ ٹیبل ہے اور یہ ہم ہیں, اور ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم ایک تو قائد اعظم کی ریزیڈنسی پر موجود ہیں اور ہم نے بہت سی چیزوں کو یہاں پر مشاہدہ کیا, اور یقیناً آپ کے لیے بھی دلچسپ رہی ہوں گی بہت سی چیزیں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں نہایت ہی انمول جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے دکھایا بھی اور ان کے بارے میں تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. ایک چیز آپ سے میں اور پوچھوں گی کہ جناب پونجا صاحب کا آپ نے ذکر کیا تھا ابھی کہ وہ یہاں پر کاروبار کرتے تھے, تو ان کے کاروبار کے حوالے سے بھی آپ کچھ بتا رہے تھے کہ ہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے جو والد صاحب تھے, میں نے کہا تھا وہ اسکن اور کپڑے کا, اور ایشیا یعنی بر صغیر کی جو فرسٹ پہلی ٹیکسٹائل مل ہے وہ ان کے خاندان کی تھی. جی, اور یہ بات اس لیے کی کہ بہت سے لوگوں کے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جناب پونجا جو تھے ان کے حالات بہت خراب تھے اور وہ ایک مطلب رینٹ کے گھر پہ رہتے تھے, اور یہ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ قائد اعظم فائنینشلی اتنے ویل آف تھے کہ انہوں نے لندن میں تعلیم حاصل کی تھی. یہاں پہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ان کو ہائر اسٹڈیز کے لیے بھیجا گیا تو اس زمانے میں بھی ان کو اس خطے کی بجائے جو چنا گیا تھا وہ, اور اس وقت کی بہت اچھی زبردست یونیورسٹی تھی جہاں پر انہوں نے جا کے داخلہ لیا, اور ایز لائر انہوں نے وہاں پر سے نہ صرف ڈگری حاصل کی اور ایسا کمال حاصل کیا کہ جب اس خطے میں واپس آتے ہیں تو اس میں ایک نئی شناخت, ایک نئی پہچان پاکستان ہم سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. تو قائد اعظم کے احسانات کا شاید کوئی بھی اس کا نہیں بدلہ دے سکتا. جب میں اگر ایک بات شیئر کرنا جی ضرور, کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب بیرسٹر بن کر آئے تو انڈیا میں بمبئی میں ان کو ایک لائر فرم نے آفر کیا کہ ہم آپ کو پر منتھ 500 روپیز دیتے ہیں, آپ ہمارے پاس جاب کر لیں. تو انہوں نے ان کو ریفیوز کر دیا, کہا کہ نہیں میں پر ڈے 500 کماؤں. بالکل آپ اندازہ کریں 1897-98 کی بات ہے یہ کہ یہ صدی گزر چکی ہے. اس آج 500 روپے کی مزدور کام کر رہا ہوں, وہ اس دور میں ڈیلی کمانا چاہتے تھے, اور یہ ان کی ڈٹرمنیشن تھی اپنے کام کے لیے. ان کی جو ایک ڈیسیجن پاور تھی کہ وہ جو کہتے تھے جو سوچتے تھے وہ پھر کر گزرتے تھے, اور دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے جو چاہا جو سوچا وہ ہوا, اور آج پوری دنیا جو ہے پاکستان کو ایک پہچان کے طور پہ جانتی ہے, اور اس پہچان کا صحرا جو ہے وہ قائد اعظم کے سر جاتا ہے. اور قائد اعظم کے احسانات جیسے میں پہلے بھی کہہ چکی ہم اس کو ادا کر ہی نہیں سکتے. ناظرین اس وقت یہاں کے مقامی رہائشی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ راستے جو ہیں وہ بہت زبردست بنا دیے گئے ہیں, یہاں پر ٹف ٹائل کا استعمال کیا گیا, یہ کب کیا گیا؟ اور اس گھر کے باہر میں دیکھ رہی ہوں کہ جنگلہ بھی لگایا گیا ہے, تو یہ کب یہاں پر لگایا گیا تھا, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی؟ دیکھیے جی, یہ جنگلہ تو کافی عرصے پہلے سے لگا ہوا ہے, اور صرف ایک خوبصورتی اور یہاں کے لیے یہ جنگلے لگائے گئے تھے. اور روڈز کا ہمارا یہ ایشو تھا کہ روڈ پہ یہاں پر یہ روڈ کا لیول تھا کافی نیچے, برسات میں ہمیں اکثر یہاں پہ پرابلم رہتی تھی. تو گورنمنٹ آف سندھ اور یہاں پر ہمارے مرتضیٰ عواب صاحب, بیرسٹر مرتضیٰ عواب صاحب نے کافی اس پہ ایفرٹس کیے اور ایک جامع پلان بنایا. یہاں کا جتنا بھی سیوریج سسٹم تھا اس کو اپ گریڈ کیا ہے. سیوریج سسٹم اپ گریڈ کرنے کے بعد اس پہ ٹف ٹائلز یہ پورے ایریا میں لگائے گئے تاکہ یہاں پر آنے والوں کو بھی ایک خوبصورت منظر پیش ہو. یہاں کی ہماری مارکیٹ سے, کیونکہ اولڈ سٹی ایریا پورے شہر کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ سارا یہاں سے لنک اپ ہے, اور یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں پر پورے پاکستان سے کاروباری حضرات یہاں پر آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی یہاں پر ہے, ان کی جائے پیدائش بھی یہاں پر ہے, تو وہ ایک الگ اہمیت کی حامل ہے. تو اس توسط سے اس کو بالکل ایسی بنیادوں پر, ترجیحی بنیادوں پر اس کو بنایا گیا ہے, اور لوگوں کے اوپر ایک اچھا پرسیپشن جائے, ایک اچھا چہرہ ہمارے پاکستان کا, ایک اچھا تشخص لوگوں کے اوپر ہے. اچھا, یہاں پہ جو ایک میرے سننے میں آیا پانی جو ہے برسات میں بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے, تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سیوریج کے نظام کو ٹھیک کر دیا گیا, تو اب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ دیکھیں گی یہ پلرس کے اوپر یہاں پر نشان آپ کو لگ رہا ہے کہ اوپر الگ کلر ہے, نیچے الگ کلر ہے. یہ یہاں تک پانی ہوتا تھا, یہ شیشے لگائے گئے تھے, یہ اسی لیے لگائے گئے تھے کہ پانی کا لیول یہاں تک آ جاتا تھا, کیونکہ یہ لائنیں یہاں پر سیوریج کی تھی وہ برٹش دور کی بنی ہوئی تھی, تو وہ اس کی کیپیسٹی کم تھی. پہلے یہاں پہ گھر چھوٹے تھے, اسی طرح کے 2-2 منزلہ مکان ہوا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہے, انفراسٹرکچر کی بحالی کی ضرورت تھی, تو اس کے لیے ٹوٹل سسٹم اپ گریڈ کیا گیا. یہاں پہ 18 انچ کی اور 24 انچ کی سیوریج لائنیں ڈالی گئی ہے تاکہ کبھی بھی مسئلہ نہ ہو. بارش کا یہاں پر پانی پورے شہر کا ڈیپ لیول ہے, یہ یہاں پر آ کے جمع ہوتا ہے, لیکن اب الحمدللہ 3 سے 4 بارشیں ہو چکی ہیں, یہاں پر ہمیں کوئی کمپلین نہیں آئی ہے, ایک قطرہ پانی یہاں پہ بارش کا ہمارے پاس جمع نہیں رہا ہے. بالکل
بالکل यहाँ पर हमारा एक हेरिटेज मौजूद है और ऐसा हेरिटेज जो असास है, जो हमारा विरसा है, असासा है, तो डेफिनेटली इन तमाम जगहों को दुरुस्त करने की अशद ज़रूरत थी। 1 सितंबर 1885 को सिंध मदरसातुल इस्लाम की बुनियाद रखी गई। तुर्की से ताल्लुक रखने वाले अखवंद खानदान के चश्मो चिराग अली हसन आफंदी ने इसकी बुनियाद रखी और इसके मैनेजमेंट बोर्ड के पहले सदर मुंतखब हुए। इस मदरसे के क़याम के ठीक 2 बरस बाद 1887 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ दाखिला लिया और तकरीबन 4.5 साल तक इस इदारे से वाबस्ता रहे। 1943 में इस इदारे को कॉलेज का दर्जा दे दिया गया, जिसका इफ्तिताह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने किया। 2012 में सिंध मदरसातुल इस्लाम को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और फरवरी 2012 में पहले तालीमी सेशन का आगाज हुआ। इस तालीमी दरसगाह के फयूज़ का सिलसिला आज तक जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। अपने आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि कायद-ए-आज़म से मुतालिक तमाम याददाश्तों को देखा जाए और दिखाया जाए। वो तमाम जगहें एक्सप्लोर करने की कोशिश की जहाँ पर कहीं ना कहीं इस अजीम मौसिन का हवाला रहा है। रवां साल के इस आगाज़ के साथ ही हमारी दुआ है कि ये साल पाकिस्तान के लिए तरक्की और कामयाबी का साल साबित हो, हमारी आपस की बाहमी मोहब्बत और यगानगत का साल साबित हो। प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आइंदा अपने किसी नए प्रोग्राम में किसी नई तहकीक और नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।